नमस्ते बच्चों। शारीरिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और शारीरिक विकास के 4 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां भाग शुरू करेंगे और 5वां भाग शुरू करने से पहले पिछले 4 भागों में हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में हम एक निगाह डालेंगे। शारीरिक विकास का अर्थ क्या है कि बालक के व्यक्तित्व के आकलन में शारीरिक सौष्ठव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शारीरिक विकास से तात्पर्य आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास। शारीरिक विकास का महत्व हमने पढ़ा था, जो कि 5 क्षेत्रों में पढ़ा था। शारीरिक संरचना, नाड़ी संस्थान का विकास, मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, सामान्य शारीरिक अवस्था, शारीरिक वृद्धि चक्र को हमने पढ़ लिया। शारीरिक वृद्धि की मुख्य 4 अवस्थाएं हमने पढ़ ली थी कि कब गति तीव्र होती है और कब गति मंद होती है। शारीरिक वृद्धि चक्र का प्रभाव हमने 5 स्तरों पर पढ़ लिया था। शक्ति स्तर, पोषणीय आवश्यकता, होम्योस्टेसिस बनाए रखना, समायोजन संबंधी कठिनाइयां और अकुशलता। शारीरिक विकास के नियम के अंतर्गत निश्चित विकास चक्र का नियम, निश्चित दिशा का नियम, लयात्मक विकास का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, वैयक्तिकता का नियम, सह संबंध का नियम हमने। उसके बाद हमने प्रारंभ किया था विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, और विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास को पढ़ने के लिए हमने जो पहला तत्व लिया था वो हमने बात की थी वजन की। उसके बाद हमने शारीरिक अनुपात के बारे में पढ़ा, सिर का अनुपात, चेहरे का अनुपात जिसके अंतर्गत नाक एवं आँखों का अनुपात मुख्य रूप, धड़ का अनुपात, हाथ एवं पैरों का, ये सारे ही अनुपात हमने पढ़ लिए थे। और उस अस्थियों के बारे में पढ़ा और अस्थियों के बाद अब हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं दांत के बारे में। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा, छोटे बच्चों को देखा होगा ना अपने घरों में आसपास कहीं पर, तो उनके मुंह में दांत नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है कि दांत का निर्माण प्रारंभ नहीं होता है। इनके निर्माण की प्रक्रिया गर्भावस्था के 3-4 माह से ही प्रारंभ हो जाती है। जब गर्भकालीन शिशु के जबड़ों का निर्माण प्रारंभ होता है ना, वो हो जाता है 3 से 4 महीने में। कहा जाता है बच्चों कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था ना, तो उनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे और उनके मुंह से राम का उच्चारण था। बड़े ही आश्चर्य की बात लगती है ना, क्योंकि हमें तो यहाँ कभी भी किसी के भी मुंह में एक भी दांत देखने को नहीं मिलता है ना। तो बच्चों, ये जो दांतों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये प्रारंभ हो जाती है गर्भावस्था के 3-4 माह से। लेकिन जन्म के समय शिशु के मुंह में दांत नहीं दिखाई देते हैं। दांतों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया 21 से 25 वर्ष तक की अवस्था तक निरंतर चलती रहती है। जब तक कि अक्ल, डाढ़ जिसे हम कहते हैं, बुद्धि के दांत जिसे हम कहते हैं, वो नहीं आ जाए, तब तक दांत के विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और बच्चों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक बालक के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। पहली बार वो जो कि दूध के दांत होते हैं और अस्थायी प्रकार के होते हैं, इन्हें दूध का दांत भी कहा जाता है। और उसके बाद निकलते हैं स्थायी दांत। जबकि दूध के दांत टूट जाते हैं, तब उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अस्थायी दांतों के बारे में। बच्चों, अस्थायी दांत जो होते हैं वो जन्म के 6-8 माह से के बाद से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, या 5वें महीने के बाद से हम कह सकते हैं निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अधिकांशतः बच्चों में ये 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था तक 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और कम मजबूत होते हैं। लेकिन ये दांत कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये सब किस पर निर्भर करता है? बच्चों के स्वास्थ्य पर, पोषण पर, वंशानुक्रम, लिंग, प्रजाति, कई ऐसे कारक हैं जो कि दांत के निकलने को प्रभावित करते हैं। कुछ बच्चों में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बच्चों के 5वें माह से ही निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो कुछ बच्चों में 10वें-11वें महीने में दांत निकलते हैं। और मुख्य कारण इसका होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। अस्थायी दांत जब निकलते हैं तो बच्चों, आपने देखा होगा, बच्चों को बहुत कष्ट होता है।
वो पीड़ा का भी महसूस करते हैं। उन्हें कई बार बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाता है और तो और उन्हें डायरिया भी हो जाता है। और पता है बच्चों, कुछ बच्चों के तो कानों में भी दर्द रहता है, तो बच्चा अस्वस्थ होता है, उसको चबाने में भी दिक्कत लगती है, उसे काफ़ी दर्द होता है। और इनके निकलने का क्रम क्या रहता है बच्चों कि सबसे पहले जो दांत निकलते हैं वो बिल्कुल मसूड़े में, निचले जबड़े के मसूड़ों में निकलते हैं और सामने की ओर निकलते हैं, जिसे कि हम कृतंक दांत कहते हैं। और सबसे पहले आप देखें, जनरली सब बच्चों में हमें 2 दांत नजर आते हैं, है ना। और 8 से 9 माह की उम्र में ऊपरी जबड़ों के जो मसूड़ों के सामने के 2 कृतक दांत वो भी निकल आते हैं। फिर वापस निचले जबड़ों के 2 दांत निकलते हैं, फिर ऊपरी जबड़ों के दांत निकलते हैं। इसी प्रकार बच्चों इसी क्रम में ये दांत निकलते जाते हैं। और 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था तक 2 प्रीमोलर्स दांत निचले जबड़ों में और 2 ऊपर वाले जबड़ों में भी निकल आते हैं। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष के अंत तक सभी 20 दांत निकल आते हैं, परंतु अधिकांश बालकों में 3 वर्ष की अवस्था तक अस्थायी दांत निकलते रहते हैं। और लड़कियों के जो दांत होते हैं ना बच्चों, लड़कों की अपेक्षा जल्दी निकलते हैं। और आप शायद जानते हो कि अगर दांतों के क्रम में, निकलने के क्रम में गड़बड़ी हो जाती है तो बच्चों चेहरे की आकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि दांतों का जो आकार होता है, जब ये आकार आता है तब कहीं जाके चेहरे का और सिर का आकार नज़र आता है। ठीक है ना। तो दांत से चेहरे का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है और विशेषकर जो चेंजेस दिखते हैं और जो हमें असामान्यता दिखती है वो जनरली जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं स्थायी दांतों की। सभी अस्थायी दांतों के निकल जाने के बाद, जब सारे अस्थायी निकल चुके हैं, उसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं। और बच्चों इनका क्रम भी वही रहता है जो कि अस्थायी दांतों का क्रम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहले वही दांत टूटते हैं, उसकी जगह पर फिर स्थायी दांत आता है। लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक इसके द्वारा भी समझ सकते हैं बच्चों कि लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक बालक के मुंह में 1 या 2 स्थायी दांत निकल आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अस्थायी दांत नहीं टूटते हैं और उसके पहले ही स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि ऐसा भी होता है। और लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा दांत जल्दी निकलते हैं। 10 वर्ष की अवस्था तक 14 से 16 दांत निकल आते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में 24 से 26 दांत निकल आते हैं। 13 वर्ष की अवस्था तक 27 से 28 तक दांत निकल आते हैं। अंतिम 4 दांत, बच्चों ध्यान से सुनना, अंतिम 4 दांत जिसे कि हम अक्र दांत या बुद्धि के दांत कहते हैं, वो कब निकलते हैं पता है आप लोगों को? जानते हैं आप लोग? ये 17 से 25 वर्ष की अवस्था में निकल करके आते हैं। और बच्चों 6 से 15 वर्ष की जो बच्चों की अवस्था होती है उसमें जनरली बच्चों के दांत सड़ने लगते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि बच्चे दांतों की सफाई ढंग से नहीं करते हैं। दोषपूर्ण खान पान हो सकता है, अत्यधिक चीनी, टॉफ़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ, ये सभी ज़्यादा खाने से क्या होता है बच्चों? ये सब ज़्यादा खाने से दांतों में कीटाणु पैदा होते हैं और दांत सड़ने लगते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों दांतों की नियमित सफाई बहुत अधिक ज़रूरी हो जाती है। और आहार में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब की कमी से भी दांतों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आहार में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन डी इत्यादि को पूरी मात्रा में लेना चाहिए। तो ये हमने बात की बच्चों के दांतों के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों मांसपेशियों के विकास और वसा ऊतकों के विकास के बारे में। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हड्डियां हमारे शरीर को एक ढांचा और एक आकृति प्रदान करती है ना। लेकिन वो ढांचा और आकृति के ऊपर अगर स्किन हो जाए तो कैसे लगेंगे हम बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, डरावने से लगेंगे। लेकिन अगर वही मांसपेशियां जब उसमें आ जाती है, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां आ जाती है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, शरीर उभर करके आने लगता है और मांसपेशियां शरीर को क्रियाशील बनाती है।
यानी कि हड्डियां क्या करती है, शरीर को ढांचा प्रदान करती है और मांसपेशियां शरीर को क्रियाशीलता प्रदान करती है। तभी तो हम उठ बैठ पाते हैं, दौड़ भाग पाते हैं और बहुत सारी क्रियाओं को कर पाते हैं। तो जितनी भी ऐसी क्रियाएं होती है वो सभी मांसपेशियों के कारण ही होती है। तो बच्चों के वजन में अगर हम वृद्धि की बात करें ना बच्चों, तो ये वृद्धि केवल हड्डियों में वृद्धि और विकास के कारण ही वजन में वृद्धि हो ऐसा नहीं होता है, बल्कि मांसपेशियों का और वसीय ऊतकों का भी अमूल्य योगदान होता है। और यदि हम एक नवजात शिशु के शरीर की रचना को देखें तो उसकी मांसपेशियां बहुत कोमल, छोटी, नाजुक, अविकसित होती है और हड्डियों से चिपकी हुई होती है। और इसीलिए जो शिशु की क्रियाशीलता होती है ना बच्चों, उसमें शिथिलता होती है। इस अवस्था में मांसपेशियों में 28% ठोस होता है और 72% तक जल होता है। बात समझ पा रहे हैं? कितना? 28% तक तो ठोस होता है नवजात शिशु में और 72% जलीय अंश होता है। लेकिन क्या होता है बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मांसपेशियों का विकास भी होता है, तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब में बढ़ोतरी होती है। और अगर हम यूँ सोचें तो जब तक की परिपक्वावस्था आती है तो मांसपेशियों की मोटाई जन्म से 5 गुना अधिक हो जाती है। किशोरावस्था तक मांसपेशियों में ठोस 34% और जलीय अंश 66% तक रह जाता है। यानी कि जो जलीय अंश नवजात शिशु में 72% था वो अब कितना हो गया? 66% तक आ जाता है। बच्चों हम साथ ही में वसीय ऊतक की बात कर रहे हैं जिनकी सारणी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अगर आप ये सारणी देख पा रहे होंगे तो बच्चों जन्म के समय मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का केवल 23% होता है। 8 वर्ष की अवस्था तक 27% हो जाता है। कुल शरीर भार का 27% भार मांसपेशियों का। 15 वर्ष की अवस्था में यह 33% हो जाता है और 16 वर्ष की उम्र में जितना शरीर का भार है उसका 44% भार मांसपेशियों का भार रहता है। तो जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं बच्चों, उनमें वसीय ऊतकों का मांसपेशियों की अपेक्षा तीव्र गति से विकास होता है। किसका विकास तेजी से होता है? वसीय ऊतकों का, जिसके बारे में ये वसीय ऊतकों का विकास तीव्र गति से होता है। 12 से 45 वर्ष के बीच की उम्र की 12 से 15 वर्ष की लड़कियां और 14 से 15 वर्ष के लड़कों में पेशीय ऊतकों में वृद्धि तेजी से होती है और जो स्पष्ट रूप से नजर भी आती है। आप बहुत आसानी से उसको जज कर सकते हो। और जिन बालकों में बच्चों मांसपेशियां जितनी अधिक विकसित और मोटी होती है उनका शारीरिक रूप से शक्तिशाली और वो बलवान भी दिखते हैं और होते भी हैं। अच्छा बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि मांसपेशियों और वसीय ऊतकों के अनुपात का प्रभाव क्या और क्यों होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि अलग अलग आयु स्तर में वसीय ऊतकों का विकास कैसे होता है। तो गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में वसीय ऊतक बहुत तीव्र गति से विकसित होते हैं और जन्म के बाद भी 2 से 3 वर्ष तक तीव्र गति से वसीय ऊतकों का विकास होता है। 3 से 5 वर्ष और 5 से 11 वर्ष में ये वसीय ऊतकों का विकास थोड़ा सा मंद होता है, बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और 11 से 13 वर्ष में ये पुनः तीव्र गति से वसीय ऊतकों का विकास होता है और 14 वर्ष से किशोरावस्था तक पुनः इसका विकास मंद गति से होता है। बच्चों, मांसपेशियों और वसीय ऊतकों के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके अनुपात का क्या प्रभाव होता है। बच्चों, इनके अनुपात का प्रभाव बालक के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जिन बालकों में मांसपेशियों एवं वसा का अनुपात जितना अच्छा होता है उतना ही बच्चों उनका व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली दिखता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना बच्चों, वो खेलकूद में आगे होते हैं, अपनी टीम को जीत दिलाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों घबराते नहीं हैं। इसी कारण उनके खेल के साथ ही विद्यालय में शिक्षक, घर में अभिभावक, समाज में सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो सभी चीज़ों में आगे रहते हैं। और क्यों रहते हैं? क्योंकि मांसपेशियों का और वसीय ऊतकों का अनुपात अच्छा रहता है, इस वजह से। ठीक है।
और अगर इसके विपरीत की हम बात करें तो बच्चे मोटे होते हैं। इसके विपरीत जिनका अनुपात सही नहीं है तो मोटे, थुलथुले, भारी शरीर रचना वाले होते हैं, खेलकूद में पीछे रहते हैं और हर चीज़ में वो पीछे ही रहना पसंद करते हैं। तो इसका प्रभाव भी उनके विद्यालय में, घर में, सभी जगह पड़ता है। और बच्चों, लड़कियों की मांसपेशियां लड़कों की अपेक्षा अधिक लचीली, कोमल और कम शक्तिशाली होती है और लड़कों की पेशियां अधिक मजबूत और शक्तिशाली होती है। मांसपेशियों एवं ऊतकों का विकास बालकों की शारीरिक रचना एवं गठन पर भी निर्भर करता है। वे बच्चे जिनकी शारीरिक रचना एंडोमॉर्फिक प्रकार की होती है उनमें मांसपेशियां कम होती है, यानी कि उनमें पेशी ऊतक कम होते हैं लेकिन वसीय ऊतक अधिक होते हैं। ऐसे बच्चे मोटे, थुलथुले, गोलमटोल से होते हैं और कोमल होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, सरल व्यक्तित्व के होते हैं। और वो बच्चे जो कि मेसोमॉर्फिक प्रकृति के होते हैं उनमें पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक की मात्रा अधिक विकसित होती है। पेशियां लंबी, मोटी, कठोर, सुदृढ़, शक्तिशाली होती है। तो इस वजह से इनका बदन जो होता है वो गठीला, मजबूत और बलशाली, सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली दिखता है। किसका? मेसोमॉर्फिक का, एंडोमॉर्फिक का नहीं। एंडोमॉर्फिक मोटे, थुलथुले और गोलमटोल दिखते हैं और मेसोमॉर्फिक गठीली, मजबूत, बलशाली। और वो बच्चे जिनकी शरीर रचना एक्टोमॉर्फिक प्रकार की होती है, इन तीनों के बारे में बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जिनकी रचना एक्टोमॉर्फिक प्रकार की होती है उनकी पेशियां लंबी, पतली, लचीली और कमज़ोर होती है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि वसीयत की मात्रा भी कम होती है। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है वैसे ही कि शक्तिहीन, कमज़ोर, दुर्बल और बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है बच्चों कि इन दोनों का अनुपात कैसा है उसका। अगर हम पूर्व बाल्यावस्था में सोचें तो मांसपेशियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जैसा कि आप अभी आपने सारणी में देखा था, 5-6 वर्ष की अवस्था में मांसपेशियों का विकास शारीरिक अनुपात के अनुसार बढ़ता है और बालक के शरीर के भार का 75% भाग मांसपेशियों के कारण होता है। उत्तर बाल्यावस्था, वय संधि, उत्तर किशोरावस्था में मांसपेशियों के आकार एवं भार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। वसीयतकों का विकास बच्चों कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें कि आनुवंशिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और शारीरिक रचना होते हैं। इसके साथ ही बच्चों महत्वपूर्ण होते हैं खान पान की आदतें। वसीयतकों के विकास में बच्चों 3 महत्वपूर्ण नाजुक अवधि होती है। पहली, जबकि बच्चा माता के गर्भ में पल रहा होता है, ठीक है ना। तो गर्भकालीन अवस्था के अंतिम 3 महीनों में शिशु के शरीर में वसीय ऊतकों का विकास होता है। देखो आप पढ़ रहे हो ना, आप देख पा रहे होंगे कि गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में तीव्र गति से विकास होता है। दूसरा, जब बालक 2 से 3 वर्ष का हो जाता है, और यही कारण है कि 11 से 13 वर्ष की अवस्था को प्यूबर्टी फेड पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि 11 से 13 वर्ष में भी तीव्र गति से होता है। तो तीव्र गति से कब कब होता है? गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में, शिशु जन्म के बाद से 2-3 वर्षों में और 11 से 13 वर्ष की उम्र में वसीय ऊतकों का विकास अच्छी तरीके से होता है। बच्चों, अगर हम अधिक फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइट में लेते हैं तो उससे क्या होता है? वसीय ऊतकों का निर्माण होता है और ये बढ़ता ही जाता है अगर आप खान पान की आदतों में सुधार नहीं करते हैं। और बच्चों, मांसपेशियों एवं वसा ऊतकों के विकास में सह संबंध पाया जाता है। यदि किसी बालक के शरीर में मांसपेशियों के अनुपात के अनुसार ही वसीय ऊतकों का विकास होता है तो वो बालक की शरीर रचना और उसके व्यक्तित्व को प्रभावित बहुत अच्छे प्रकार से करता है। तो बच्चों, आज हमने बात की दांतों के बारे में, मांसपेशियों के बारे में और वसा ऊतकों के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।